तो जो बंद की कॉल दी गई थी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से वो वापस ली गई है। इस तरीके से भारत के किसी भी हिस्से में आज बंद नहीं होगा। आज बिल्कुल आराम से आप अपना काम करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने जो बंद की कॉल दी थी यानी बड़ी गाड़ियां बंद रहनी थी, जो हुकूमत ने 2 कानून के बनाए थे इन ट्रांसपोर्टर्स को, यानी सज़ाओं में प्रावधान किया था या तरमीम की गई थी कानून में, और कानून को रिप्लेस किया था। उसकी मुखालफत में एहतजाज कल भी हुए। आज पूरे दिन बंद की कॉल दी गई थी, वो वापस ली गई क्योंकि ऑल इंडिया मोटर व्हीकल के जो ज़िम्मेदारान हैं और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है उसके सदर की तमाम नुमाइंदों की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वजारत दाखिला से या होम मिनिस्ट्री से मुलाकात हुई है, जिसके बाद ऐलान किया गया कि जब तक हो सकता है कि 26 तारीख से पहले पहले ये कानून नाफिज हों, लेकिन ये वाला जो सज़ा है ख़ास तौर से 106 सेक्शन का, जिसका हवाला होम मिनिस्ट्री ने दिया कि जब तक इन तमाम नुमाइंदों के साथ, तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो ट्रांसपोर्टर्स के ज़िम्मेदारान हैं, इनसे बातचीत नहीं होगी तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। ये कानून असल में है क्या? तो बंद तो नहीं होगा, वो क्लियर है, लेकिन ये कानून इस अगली वीडियो में यहीं पर आप सुनेंगे कि असल में तकलीफ़ कहाँ से हुई, परेशानी की असल वजह क्या है, कहाँ कानून तब्दील हुआ और क्यों इस पर एहतजाज या प्रोटेस्ट या प्रदर्शन या हड़ताल की कॉल्स दी गई। तो ट्रांसपोर्टर्स के मामलात को हल करने का यकीन दिलाया गया, जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने तमाम लोगों को आश्वस्त किया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, हड़ताल नहीं होगी। आज 3 तारीख को चक्का जाम ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। ये बड़ी बात है, आज की बड़ी खबर है। और लेकिन कानून असल में क्या था वो यहाँ पर आप बहुत बारीकी से समझिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। पर एक कन्फ्यूजन दूर करना है। हवा में जो बातें की जा रही हैं या बहुत सारे लोग टीआरपी के लिए आपको तरह तरह की बातें, आज चक्का जाम हो गया, ये हो गया। ड्राइवर्स जिस बात से कह रहे हैं कि हमें तकलीफ़ है, वाकई में उनको जो परेशानी है, जिस पर हुकूमत को इस वक्त सोचना है, जिसको हुकूमत को एड्रेस करना है, वो 2 इम्पॉर्टेंट परेशानियां हैं। पहले भी सज़ा होती थी, अब भी सज़ा होती है, लेकिन जो असल पॉइंट है वो क्या है? पीनल कोड जो है, हिट एंड रन केस। बहुत सारे लोगों ने हिट एंड रन केस सुना होगा कि फलां बंदे को गाड़ी ने टक्कर मार दी, सड़क पर पड़ा हुआ है, उसकी डेथ हो गई, उसको छोड़ दिया गया, कोई उसका वली वारिस नहीं था। बाद में उसको उठाने वाले उठाने आते हैं, लेकिन जिसने मारी उसका कोई अता पता नहीं। पहले जो शख्स टक्कर मारता था, अगर उस शख्स का पता चल जाता था, कभी भी वो पकड़ा जाता था, भाग जाता था किसी को गाड़ी से हिट करके। मैक्सिमम हाईवेज पर इस तरह की केसेस हैं कि टैंकर से, ट्रक से किसी को भी टक्कर मार के चले गए, बाइक वाले को, कार वाले को, वहीं उसकी बॉडी पड़ी रहती थी। अब अगर बाद में आइडेंटिफाई हो जाता था किसी तरीके से, लॉजिस्टिक सपोर्ट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए कोई नंबर गाड़ी का पता चल गया, तो 304 सेक्शन ए जिसका सहारा लेकर सरकार कार्रवाई करती थी और कम से कम ड्राइवर को 2 साल जेल भेजती थी। उसमें बेल एप्लीकेशन उसकी अगर मंजूर हो जाती थी, वो दरख्वास्त करता था अदालत से, तो अदालत क्या करती थी, या मेडिकल बेसिस पर अगर उसको कोई बीमारी है वो, या आप कह सकते हैं कंपैशनेट बेसिस पर, यानी अगर कोई हमदर्दाना बुनियादों पर उसको छोड़ा जाना है, कोई किसी की बहन, वालिदा, किसी का घर वाला कोई बीमार है या इस दुनिया से इंतकाल कर चुका है, गुजर चुका है, तो उस बेस पे उसको छुट्टी मिलती थी या बेल पर छोड़ दिया जाता था। मगर इस बार के जो 2 कानून हैं, 2 चीज़ें समझिएगा। आप सब जानते हैं पार्लियामेंट का सेशन जो है 20 और 21 दिसंबर को, वैसे तो 21 को ख़त्म हो गया, 22 को होना था, लेकिन पार्लियामेंट में 20 तारीख को एक बिल लोकसभा, जिसको आप लोअर हाउस कहते हैं, और अपर हाउस जिसको आप राज्यसभा कहते हैं, दोनों जगह पर शोर शराबा कम था। 150 के करीब मेंबर पार्लियामेंटेरियंस या एमपीज जो थे उनको सस्पेंड किया जा चुका था जब सिक्योरिटी ब्रीच का मामला पार्लियामेंट में आया, वो बाहर थे। उसी दौरान अंग्रेज़ों के ज़माने के 158 साल के 2 पुराने कानून ख़त्म हो जाते हैं। एक जिसको आप आईपीसी कहते थे, दूसरा आप सीआरपीसी जिसको कहते थे, या जिनको ब्रिटिशर्स अपनी लैंग्वेज में कॉलोनियल लॉ कहते थे, जो उनके अपने निज़ाम के वक्त थे। उसमें भी क्राइटेरिया उसी का था जो मैंने सज़ा कही कि 2 साल, अगर किसी को आप मार कर चले गए तो ड्राइवर को 2 साल जेल भेज दिया जाता था। वो कानून ख़त्म करके सरकार एक नया बिल लेकर आती है। प्रपोज़ल जब पढ़ा, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो कानून की शक्ल ले गया। सदर हिंद यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने उस पर सिग्नेचर किए और लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद वो कानून बन गया। अब उसको लागू करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर मीटिंग्स चल रही हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह चंडीगढ़ गए, कहा कि यूटीज़ के अंदर कैसे काम होगा, स्टेट्स के अंदर कैसे होगा। होम मिनिस्ट्री ने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की।
अब जो आईपीसी कहलाती थी वो खत्म हो गई, आईपीसी का कोई जिक्र नहीं, इंडियन पिनल कोड जिसको आप कहते थे, उसकी जगह बीएनएस नया कानून आया, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय जो भारत से जिसको जोड़ा गया, न्याय जिसको आप इंसाफ कहते हैं, संहिता वो लकीर जिसको आप कभी भी लांघ नहीं सकते, या फिर उस सर्कल और उस दायरे के अंदर रहकर जिसको आप कानून या इंसाफ का कटघरा कहते हैं, उसके अंदर रहकर, या आप कह सकते हैं कि बीएनएस के मुताबिक आइंदा दिनों में, या जो भारतीय संहिता न्याय है इसके मुताबिक केसेस दर्ज होंगे और सजा का तयन किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया गया, जिस पॉइंट से ड्राइवर्स परेशान है, ये बड़ा मसला है। अगर किसी को, कोई ड्राइवर है आईपीसी के तहत, पहले जिनको सजाएं होती थी, कोई सीरियस रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी को टक्कर मारकर चला जाता है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जिसमें आप कह सकते हैं कि उसने लापरवाही की ड्राइविंग में, तेज़ रफ्तारी थी, गाड़ी में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था गाड़ी चलाते वक्त, शराब पीकर या कुछ और, उस दौरान वो किसी शख्स को हिट करके चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है या ज़ख्मी होता है, अगर वो भाग जाता है, वहाँ से निकल जाता है बगैर बताए हुए, किसी को ड्राइवर मार कर चला जाता है, तो कम से कम 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना सरकार ने इस नए कानून के मुताबिक उस ड्राइवर के लिए रखा है। एक तो ये परेशानी। दूसरी, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स और जो फार्मर या किसानों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस कानून की ज़बरदस्त आलोचना की, काफ़ी तनकीद की, और पेट्रोल पंप डीलर्स जो महाराष्ट्र के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि अब जब तक हुकूमत नहीं मानती तब तक हम भी पेट्रोल पंप सूखे ही रख देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे दिन जो कुछ हुआ वो सबके सामने। अब इसकी 2 कैटेगरीज बनाई गई। हिट एंड रन केस जो नया कानून बनाया गया, इसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई, 2 मुख्तलिफ इसके को ज़ुमरों में तकसीम किया गया। एक कैटेगरी कि अगर किसी की मौत हो जाती है रैश ड्राइविंग से, नेग्लिजेंट एक्ट से, यानी किसी की लापरवाही से, उसका मतलब ये है कि मारने के बाद मारने वाला फरार हो जाता है, भाग जाता है गाड़ी वाला, तो कम से कम 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। सेकंड कैटेगरी जो है, अब पहली वाली कैटेगरी में एक ऑप्शन भी है कि क्या जानबूझकर मारा गया है, लापरवाही तो लापरवाही है ही कि तेज़ ड्राइविंग कर दी, वो सारी चीज़ें बाद में एफआईआर में आप लिखते हैं, लेकिन अगर उसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई दुश्मनी है या जानबूझकर नहीं किया है, तो फिर उसको 5 साल की सज़ा है और 5 लाख का जुर्माना। सेकंड कैटेगरी है कि रैश ड्राइविंग भी है, लापरवाही भी है, और इस शख्स ने, जो ड्राइवर है, इसने जानबूझकर किसी को हिट किया है, जल्दबाजी में किसी को मारा है, और उसके बाद ये करीबी पुलिस थाने में जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है या मैजिस्ट्रेट को वो बताता नहीं है, किसी को बताए बगैर वो निकल जाता है, तो उसको 10 साल की सज़ा और 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। 2 कैटेगरीज याद रखिएगा ड्राइवर्स जिससे परेशान है। एक वो कि आपने हिट एंड रन किया, लेकिन आपकी कोई नीयत नहीं थी, फिर भी आपको 5 साल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, 5 साल का जुर्माना। एक वो जिसमें आपकी नीयत थी या नहीं वो अलग मैटर, लेकिन मारने के बाद आप इलाके से भाग जाते हैं, फरार जाते हैं, ना मैजिस्ट्रेट को बताते हैं। मैजिस्ट्रेट का मतलब हमारे एरियाज़ में बहुत सारी जगहों पर तहसीलदार होते हैं, या फिर मैजिस्ट्रेट में आप ज़िला इंतज़ामिया में चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिसमें डीसी, जिसको आप डीएम भी कहते हैं, जिसके पास मुख्तलिफ पावर्स होते हैं। ना उस दफ्तर तक जानकारी पहुंची, ना पुलिस को जानकारी दी, आप इलाके से फरार हो गए, तो पता चला कि इसमें आपको 7 लाख जुर्माना, 10 साल की सज़ा। अब इसके बाद अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं वो बताने हैं, लेकिन नाराज़गी कहाँ कि इतना आप सज़ा रखेंगे। फिर 2 चीज़ें हैं, ये बड़ी सही है, जब कानून के जानकारों से हमने बात की तो पता चला कि एक तो ये कि अगर कोई शख्स किसी ड्राइवर के खिलाफ शिकायत करता है तो उसके पास सबूत क्या होगा। मान लीजिए मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है, तो मैं पुलिस थाने जाता हूँ, मेरे हाथ में चोट लग जाती है, मैं उनको बताऊंगा ये चोट लगी है। अब पुलिस ने तो मान लिया, पुलिस ने केस लगा दिया, लेकिन ऐसा कौन सा एविडेंस है कि मैं गाड़ी का नंबर 1122 था, मैं उसी को जाकर पकड़ूंगा, ये कैसे मैं प्रूव करूंगा पुलिस के सामने। एक पुख्ता सबूत, पुख्ता एविडेंस, क्लैरिटी एक्यूज के पास होने, एक्यूज के खिलाफ होने चाहिए या ड्राइवर। दूसरी बात कि कैसे इन्फॉर्म करे अथॉरिटीज़ को, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है, क्या वो खुद जाए, अगर वो खुद उतर कर जाता है, कहा गया कि गाड़ी आप साइड लगाइए, कानून के मुताबिक जो कहा गया, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, कहा गया कि आप अगर किसी का एक्सीडेंट होता है बता के जाएंगे,
अथॉरिटीज़ को कंफर्म करेंगे, कोई सज़ा आपको कम हो जाएगी। अगर आप भागते हैं तो 10 साल हो जाएगी, 7 लाख जुर्माना। अगर बताते हैं किसी को कि भाई साहब मुझसे गलती होगी, एक्सीडेंट हुआ है, तो आप सरेंडर एक तरह से कर रहे हैं, 5 साल की सज़ा आपको, उसके साथ जुर्माना। लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर बड़ा है जो आप जानते हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले धुनाई होती है ड्राइवर की, मार दिया जाता है उसको, लोग पीटते हैं, उस वक्त कोई नहीं सुनता। तो ये जो रिस्क फैक्टर है इसको कम करने के लिए हुकूमत ने क्या कदम उठाए हैं और इस कानून का क्या गलत इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी हुकूमत से सवाल कानून के माहिरीन या कानूनदान पूछ रहे हैं। या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे इस बात को यकीनी बनाएंगी कि ड्राइवर तो इन्फॉर्म करने जाएगा, लेकिन कैसे जाकर वो बताएगा एक्यूज के खिलाफ उसके पास किस तरह का सबूत, और प्रोविजन का कहीं गलत इस्तेमाल होते हुए ड्राइवर को ही पीट दिया जाए तो फिर क्या होगा। पुख्ता